नमस्कार, मैं सोमू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोस्पेक्टिव टीचर्स कोर्स में स्वागत करता हूं। आज लेक्चर नंबर 8 जिसका टॉपिक है द एस्योर मॉडल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, अनुदेशनात्मक डिज़ाइन के विकास का ASSURE model. Teaching is not just about delivering content. It is about ensuring that learning happens. A well-designed lesson maximizes student engagement, retention and understanding. बिल्कुल, टीचिंग का मतलब केवल ये नहीं है कि मैं एक शिक्षक होने के नाते कंटेंट को डिलीवर कर दूं, जो मुझे आता है मैं आपके सामने मौखिक रूप से प्रस्तुत कर दूं, अपितु जब तक कि हमारे सुनने वाले, सीखने वाले कुछ समझ ना जाएं, तब तक टीचिंग का उद्देश्य पूरा नहीं होता है। By the end of this session, you will understand the 6 steps of the ASSURE model, its practical application in teaching, how it integrates technology and active learner participation. आज के इस व्याख्यान के बाद आप निश्चित रूप से एस्योर मॉडल द्वारा प्रस्तावित जितने भी चरण हैं जिनके माध्यम से इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन तैयार की जाती है वो सीख सकेंगे। शिक्षण में इसका व्यवहारिक अनुप्रयोग कैसे किया जाए यह भी आप सीख जाएंगे, और लर्नर पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए अधिगमकर्ता और अधिक सक्रिय रहें और तकनीकी का उपयोग किस तरीके से किया जाए शिक्षण में, इसको भी आज सीख सकेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज एस्योर मॉडल। द एस्योर मॉडल इज एन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय हिनिक, मुलेंडा, रसेल एंड स्मेल्डिनो in the late 1990s. This model provides a structured approach to integrating technology and instructional strategies for better learning outcomes. सीधी सी बात यहाँ पर है कि शिक्षण जो भी किया जाए, एक शिक्षक जो कहना चाहता है, जो बताना चाहता है, जो किसी विषय से संबंधित है, उसको एक ढांचे में, एक संरचनागत तरीके से और जिसमें तकनीकी का उपयोग करते हुए प्रस्तुत करने के लिए एक डिजाइन जिससे कि लर्निंग आउटकम्स को बेहतर किया जाए, उसी का ये प्रारूप है। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू लेसन प्लानिंग दैट फोकसेस ऑन लर्नर नीड्स, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। हमारी जो पाठ्य योजना हम बनाते हैं एक शिक्षक होने के नाते, इसका पूरा फोकस इस मॉडल का, इस प्रारूप का, इसका अधिगमकर्ता की जो आवश्यकताएं हैं, स्पष्ट उद्देश्य, मल्टीमीडिया के एकीकरण और सतत मूल्यांकन से है। द एस्योर मॉडल इज एन इंस्ट्रक्शनल सिस्टम्स डिजाइन फ्रेमवर्क दैट इफेक्टिवली helps teachers integrate technology and media into lessons. Each step ensures instructional effectiveness through structured planning. बिल्कुल साफ तौर पर आप समझें, अगर इंस्ट्रक्शनल सिस्टम डिजाइन फ्रेमवर्क बेसिकली एक टीचर की सहायता करता है कि किस तरीके से वो टेक्नोलॉजी को मीडिया के साथ इंटीग्रेट करते हुए लेसन को किस तरीके से इफेक्टिव बना सके। प्रत्येक चरण में यह सुनिश्चित किया जाता है कि जो शिक्षण किया जा रहा है वो प्रभावी तरीके से हो, जिसमें स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग, संरचनागत तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से प्रस्तुतिकरण पर विशेष जोर होता है। दिस मॉडल इंश्योर्स दैट लेसन्स आर सिस्टमैटिक, एंगेजिंग एंड मेजरेबल, क्वालिटीज इन एवरी टीचर शुड एम फॉर। पाठ्य योजना चाहे जिस विषय की हो, चाहे जिस प्रकरण पर आधारित हो, सिस्टमैटिक होती है, इंगेजिंग हो जाती है, और जो विद्यार्थी सीखते हैं उनके
अधिगम उत्पाद हम कहें, जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया, जो कौशल अर्जित किए, उनको मापना, उनको जांचना आसान हो जाता है। इस मॉडल में इस तरीके से हम काम करते हैं। एस्योर मॉडल, these are the steps. A for analyze learners, S for state objectives, S for select methods, media and materials, U for utilize media and materials, R for require learner participation, and E for evaluate and revise. आइए हम बारी बारी से समझते हैं। अलग अलग स्टेप में हमें एज ए टीचर, एज ए करिकुलम डिज़ाइनर, एज ए करिकुलम डेवलपर, एज ए वीडियो क्रिएटर क्या ध्यान रखना होता है। एनालाइज लर्नर्स मीन्स अंडरस्टैंडिंग योर स्टूडेंट। एनालाइज लर्नर्स मतलब अधिगमकर्ता का विश्लेषण करना, अपने विद्यार्थी को समझना। अपने विद्यार्थी को समझने का तात्पर्य साथियों, जैसे अभी आप इस बीएड पाठ्यक्रम से जुड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से मैं आप बात कर रहे हैं, ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है। भविष्य में जब आप शिक्षक बनेंगे तो आप भी इस बात का ध्यान रखेंगे कि जिस विषय को, जिस प्रकरण को आप तैयार करके अपने विद्यार्थियों के बीच प्रस्तुत करने वाले हैं, क्या मेरे लर्नर कौन है, हु आर माई लर्नर्स, उनकी एज क्या है, उनका सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, उनका स्किल सेट क्या है। ये आप प्रश्न जरूर अपने आप से पूछेंगे और उनकी पड़ताल करेंगे। व्हाट आर देयर लर्निंग प्रेफरेंसेस, आप यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि जिनको आप सिखाना चाहते हैं उनको, उनकी सीखने की प्राथमिकताएं क्या हैं, लर्निंग प्रेफरेंसेस क्या हैं, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। व्हाट प्रायर नॉलेज डू दे हैव, आप यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनको पहले से क्या पता है, उनके पास पूर्व ज्ञान क्या क्या है। तो ये 3 बिंदु हमने आपके सामने इसलिए रखे, इन्हीं बिंदुओं के आधार पर अपने अधिगमकर्ता के बारे में आप जानने की कोशिश करते हैं। यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, विद्यार्थी की जितनी भी विशेषताएं हैं उनको आप पहचानने की, उनको जानने की कोशिश करें पहले चरण में। उनका एज, ग्रेड लेवल, प्रायर नॉलेज, लर्निंग स्टाइल्स, ये सब मैंने आपसे कहा। 2 उदाहरण मैंने आपकी स्क्रीन पर प्रस्तुत किए हैं। When teaching geometry to class of middle class students, consider their familiarity with basic shapes and their preference for visual aids like diagram. अगर आप मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री पढ़ाना चाहते हैं तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपके विद्यार्थियों को बेसिक शेप्स, आकारों का मूलभूत ज्ञान है या नहीं, डायग्राम के बारे में उनको कितनी जानकारी है, तभी आप ज्योमेट्री को आप बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण आपके सामने हमने रखा, इफ टीचिंग फोटोसिंथेसिस टू 6th ग्रेडर्स, assess if they understand basic plant biology first। अगर आप कक्षा 6 के विद्यार्थियों को फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण पढ़ाना चाहते हैं तो आप यह समझने की कोशिश कीजिए कि क्या उनको पौधे की जो बेसिक बायोलॉजी है, पौधे का जो जीव विज्ञान है, उसकी पहचान, पौधे के अंगों के बारे में, पौधे के अंगों के कार्यों के बारे में कितना पता है। तो पहली कोशिश है कि लर्नर के बारे में, लर्नर की प्रोफाइल के बारे में विस्तार से पता करना। सेकंड, SS डिनोट फॉर ए स्टेट ऑब्जेक्टिव, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, सेटिंग लर्निंग गोल्स। जब आपने पहले चरण में ये जान लिया कि जिसको मैं सिखाना चाहता हूँ, किसी विषय वस्तु को, सीखने वाले की उम्र क्या है, उसकी मैच्योरिटी क्या है, उसका सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश क्या है और सीखने की प्रकृति क्या है, उसके बाद अब आप तय करते हैं कि क्या सिखाना है। सेटिंग लर्निंग गोल्स, डिफाइन क्लियर लर्निंग गोल्स दैट स्पेसिफाई व्हाट लर्नर्स शुड अचीव बाय द एंड ऑफ द इंस्ट्रक्शन।
अधिगम लक्ष्यों को बहुत स्पष्ट तरीके से परिभाषित करना चाहिए कि हम जब ये इंस्ट्रक्शन खत्म होगा, जब ये कक्षा पूरी होगी, ये लेक्चर पूरा होगा, तो मेरे विद्यार्थी क्या सीख जाएंगे, क्या करने में सक्षम हो जाएंगे, उनका व्यवहार किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ये बहुत स्पष्ट तरीके से हमें लिपिबद्ध करना होता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स शुड बी स्मार्ट, ये वर्ड आपने सुना होगा, जिसको हम लोग अपने पेडागोजी के फील्ड में भी इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल, आर फॉर रेलिवेंट, टी फॉर टाइम बाउंड। उद्देश्यों के संबंध में ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और प्रासंगिक है। अगर उद्देश्य विशिष्ट नहीं होंगे तो आपने प्राप्त किया नहीं किया ये पता नहीं चलेगा। उद्देश्य ऐसे बना लिए जाएं कि पता ही ना कर पाएं, कि मीजर ही ना कर पाएं विद्यार्थी ने अचीव किए कि नहीं किए, उनको जांचने का कोई पैमाना ना बना पाएं, तो ये भी कठिनाई होगी। तो उद्देश्य ऐसे होना चाहिए कि वो आप माप सकें। अचीवेबल, प्राप्त किए जा सकें, ऐसे उद्देश्य नहीं बनाने चाहिए जो प्राप्त ना किए जा सकें, जैसे एक दिन की कक्षा में, जैसे एक सप्ताह की कक्षा में, जैसे 3 या 6 महीने की लगातार शिक्षण सत्रों के माध्यम से अचीव करने की संभावना रहे। ऐसे आदर्शात्मक उद्देश्य नहीं बनाने हैं जिनको प्राप्त करना असंभव जैसा हो। रेलिवेंट हो, जो सार्थक हो। असार्थक बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिनको हमें शामिल नहीं करना है। टाइम बाउंड, ऐसे उद्देश्य बनाने चाहिए जो एक निश्चित समय अवधि में प्राप्त भी किए जाएं, क्योंकि आप अवधि के हिसाब से शिक्षण का कार्य करेंगे। आपका वार्षिक कैलेंडर होता है, वार्षिक कैलेंडर में परीक्षाएं, विभिन्न गतिविधियां, विद्यालय स्तर पे आप जब शिक्षक बनेंगे तो आपको ये पता स्पष्ट रूप से चलेगा। सामान्य जानकारी अभी भी आपको होगी कि हाँ, एक विद्यालय में कैलेंडर होता है और कैलेंडर के हिसाब से शैक्षणिक एवं अन्य गैर शैक्षणिक जो भी गतिविधियां हैं वो आयोजित की जाती हैं। यूज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी टू डिफाइन कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने में आप बेंजामिन ब्लूम द्वारा एजुकेशनल टैक्सोनॉमी जो दी गई है उसको इस्तेमाल कीजिए। बेंजामिन ब्लूम ने कॉग्निटिव लेवल के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए बहुत साफ तौर पर एक हिरार्की दी है, जिसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले आपको जो उनकी पहली जो टैक्सोनॉमी है, नॉलेज लेवल के ऑब्जेक्टिव्स आप बनाइए। दूसरा उनका जो लेवल है पदानुक्रम में, अंडरस्टैंडिंग और कॉम्प्रिहेंशन लेवल, जिसे हम अनुप्रयोग या अवबोध स्तर कहते हैं। तीसरा है अनुप्रयोगात्मक स्तर, जो लेवल है वो है आपका एप्लीकेशन लेवल। चौथा उनका है एनालिसिस लेवल, विश्लेषण स्तर। पांचवा उनका सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण स्तर। छठवां उनका मूल्यांकन स्तर। इन 6 स्तरों में वो कॉग्निटिव डोमेन के ऑब्जेक्टिव्स को लिखने की बात करते हैं, और इन 6 स्तर के लिए उन्होंने व्यवहारिक शब्दावली में एक्शन वर्ब, क्रियाओं की सूची सुझाई है। जैसे हम बीएड की कक्षा में आपसे अगर बात करें, जब आप पाठ्य योजना बनाएंगे तो आपको उद्देश्यों को लिखना सिखाया जाएगा, आपको उद्देश्य लिखना आना भी चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर हम 2 एक्शन वर्ब का अगर इस्तेमाल बताएं आपको, टू रिकॉल एंड टू रिकॉग्नाइज, प्रत्यास्मरण करना, प्रत्याविज्ञान करना। ये नॉलेज लेवल की 2 बेसिक एक्शन वर्ब उन्होंने सुझाई। स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी गिवन बाय अब्राहम लिंकन। विद्यार्थी अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई लोकतंत्र की परिभाषा का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। ये एक बहुत क्लियर कट लर्निंग गोल है कि आज की कक्षा जब पूरी होगी तो जिस तरीके से शिक्षक ने लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन द्वारा बताई है, ठीक उसी प्रकार कक्षा समाप्त होने के बाद विद्यार्थी उसको रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल करना मतलब रोट लर्निंग पर बेस्ड, मेमोरी बेस्ड। नेक्स्ट जो लेवल है अगर उसको समझने की कोशिश करें तो उसमें हमारा आता है
understanding level. Student will be able to differentiate between autocracy and democracy. विद्यार्थी राजतंत्र या तानाशाह तंत्र एवं लोकतंत्र में अंतर कर सकेंगे। ये भी एक लर्निंग गोल बन सकता है, साफ तौर पर आप समझ रहे हैं। तो मैंने कुछ उदाहरण दिए जो आप ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी जब पढ़ेंगे तो आपको ये बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, स्टूडेंट विल बी एबल टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल्स यूजिंग गिवन फार्मूलाज। मैथमेटिक्स में भी इस तरीके के सरल ऑब्जेक्टिव्स बनाए जा सकते हैं कि अगर सूत्र दे दिया जाए और एरिया कैलकुलेट आसानी से विद्यार्थी करने में सक्षम होंगे। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप ऑफ दिस इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। सेलेक्ट मेथड्स, मीडिया एंड मटेरियल्स। S. Assure emphasizes choosing appropriate teaching methods and tools that match your objectives and learners. अब आपको बहुत उपयुक्त शिक्षण विधियों का चुनाव करना है, शिक्षण उपकरणों का चुनाव करना है जो कि आपके उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों, जो कि विद्यार्थियों का जो भी अकादमिक स्तर है, जो भी मनोवैज्ञानिक उनकी विशेषताएं हैं और आवश्यकताएं हैं, उनके अनुरूप उसका चुनाव किया जाए। ट्रेडिशनल तरीका क्या है? लेक्चर्स बहुत लोकप्रिय तरीका है। जब कोई बात कहनी हो तो हम व्याख्यान विधि के माध्यम से पहुंचाते हैं। टेक्स्ट बुक्स, हम किताब लिखते हैं, किताब विद्यार्थी पढ़ते हैं जिससे कि उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता है। डिजिटल ज़माने में हम देखें वीडियोज़, सिमुलेशंस, इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस। आज बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर आप सभी विद्यार्थी देखते हैं और ये वीडियो भी आप स्वयं पोर्टल पर आप हमारे इस कोर्स के अंतर्गत देख रहे हैं। ये भी एक आज के दौर की नवीन शिक्षण पद्धति का उदाहरण है। और बहुत से इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस भी आ गए हैं, आप स्मार्टफोन में आप डाउनलोड कर लेंगे और उसके माध्यम से भी आप अधिगम करेंगे और आप रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ग्रुप प्रोजेक्ट्स भी एक तरीका है जिसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को सिखाने की कोशिश करते हैं, विद्यार्थियों के में ज्ञान और समझ विकसित करने की कोशिश करते हैं। चूज एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स, लेक्चर, डिस्कशन, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। सेलेक्ट मीडिया, वीडियोस, स्लाइड्स, इंटरैक्टिव सिमुलेशंस। चूज टेक्नोलॉजी टूल्स, इंटरैक्टिव सिमुलेशंस एंड मटीरियल्स, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक्स और वीडियोस। यहाँ पर बहुत साफ तौर पर एक चीज़ समझनी होगी कि आप किस विषय के शिक्षक हैं, क्योंकि विषय की प्रकृति ही तय करती है कि आप किस विधि को चुनें। जब सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें, सामाजिक विज्ञानों में बहुत से संप्रत्यय ऐसे हैं जो अमूर्त प्रकृति के हैं। उन संप्रत्ययों के लिए आपको व्याख्यान विधि का सहारा लेना होता है। व्याख्यान विधि उपयुक्त है। यह सामाजिक वाद विवाद विधि की बात आती है, सोशल डिस्कशन मेथड। या आप इतिहास में बात करें, सोर्स मेथड एक तरीका है। तो विषय की नेचर ऑफ सब्जेक्ट डिसाइड्स एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड। अगर ऐसा विषय है जैसे विज्ञान की हम बात करें जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, इंस्पेक्शन करना है, निरीक्षण करना है, अवलोकन करना है और कुछ मिला करके उसका प्रभाव देखना है, तो आपको वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने होंगे, प्रयोग विधि आपको इस्तेमाल करनी होगी, प्रयोगशाला विधि का इस्तेमाल करना होगा। तो आप इतना तो समझ रहे हैं कि विषय की प्रकृति और जो प्रकरण आप ले रहे हैं उसके हिसाब से भी टीचिंग मेथड तय होता है। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप तय करते हैं, बिल्कुल ये सोचना पड़ेगा। सबसे अच्छी कोशिश तो होती है कि आप जिस टॉपिक को पढ़ा रहे हैं उससे संबंधित कोई रियल ऑब्जेक्ट ले आए, लेकिन सारे विषयों के रियल ऑब्जेक्ट कक्षा में नहीं ला जा सकते। तो अगली कोशिश आपको करनी चाहिए एक शिक्षक होने के नाते कि आप मॉडल बनाएं, थर्मोकॉल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, लकड़ी के माध्यम से, बुरादा के माध्यम से, या कोई भी ऐसा वेस्ट मटेरियल है, आप लो कॉस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए, इको फ्रेंडली मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए टीचिंग एड्स बना सकते हैं या टीचिंग एड्स का चुनाव कर सकते हैं जो आपके टॉपिक की रिक्वायरमेंट है।
अगर आप डिजिटल टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आपने ब्लेंडेड अप्रोच को अपनाया है, तो आप वीडियोस भी चुन सकते हैं जिन्हें कक्षा के बीच में आप अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करें। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस की स्लाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको आप बीच बीच में प्रेजेंट कर सकते हैं। और कोई आप मटेरियल भी, बुक्स, वर्कबुक, एक्टिविटी बुक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने किस तरह का चुनाव किया है इस पर निर्भर करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने दिया है, फॉर टीचिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स ए डॉक्यूमेंट्री वीडियो में बी मोर इंगेजिंग दैन अ टेक्स्ट बुक पैसेज। बिल्कुल सही बात है। कोई टेक्स्ट बुक का एक पैसेज पढ़ने से ज़्यादा विद्यार्थी इस बात में रुचि रखेंगे कि उनको कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो दिखा दिया जाए। वीडियो में होता क्या है, विजुअल्स के माध्यम से बच्चे इंगेज रहते हैं, सुनते भी हैं, साथ साथ देखते भी हैं, और रंगीन चित्रों की तरफ आकर्षण स्वाभाविक रूप से होता है। तो इस चरण में, एस्योर मॉडल के इस चरण में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है जो हमारा टीचर है, जो हमारा करिकुलम डेवलपर है। एप्रोप्रिएट मेथड्स, टीचिंग मेथड्स, मीडिया और मटेरियल्स का चुनाव किया जाता है इसमें। नाउ कम टू दी फोर्थ स्टेप, दैट इज यूटिलाइज मीडिया एंड मटेरियल्स। इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज एफिशिएंटली। अब हमने तैयार कर लिया, चुन लिया। दिस इज वेयर यू पुट योर प्लान इनटू एक्शन। इट्स नॉट इनफ टू पिक ग्रेट टूल्स, यू नीड टू यूज देम इफेक्टिवली। बिल्कुल सही बात कही जो मैं आपसे कह रहा था। केवल बना लेने में बहादुरी नहीं है, केवल उपलब्ध सामग्री में से चयन करने में बहादुरी नहीं है। इससे अधिक महत्वपूर्ण है कि उसका सदुपयोग आप कैसे कर पाते हैं कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष। यह भी आपको आना चाहिए। इंश्योर ऑल मटेरियल्स आर रेडी एंड टेस्टेड बिफोर क्लास। कक्षा में उपयोग में लाने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपका मटेरियल पूरी तरह से तैयार है, उसका परीक्षण करना होगा, अंतिम प्रारूप जिसे हम कहते हैं। अलाइन मटेरियल्स विथ ऑब्जेक्टिव्स एंड लर्नर नीड। इस बात को भली भांति सुनिश्चित कर लें कि जो भी आपका मटेरियल है वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो भी अधिगम के उद्देश्य बनाए गए हैं, उनकी पूर्ति के लिए सहायता करे, उनको पूर्ति में सहायक हो। अधिगम की आवश्यकताएं जो हमारे विद्यार्थियों में हैं, विद्यार्थी जो सीखना चाहते हैं वो सिखा दे, मूल बात इसमें ये होनी चाहिए। इसके लिए एश्योर सजेस्ट अ 5P अप्रोच। 5P अप्रोच मीन्स P for preview, prepare, provide, practice and promote. Preview your materials to ensure they work, like testing that fraction app. बिल्कुल हम पहले प्रीव्यू करें, उसको एक बार पूरा देख लें, समग्र दृष्टि से देख लें, उसके हर अंग हर पहलू को देख लें कि हाँ ये वर्क कर रहा है, वर्क करेगा। जैसे एक छोटी सी बात, अगर आपने टीचिंग के लिए कोई चार्ट पेपर तैयार किया है, चार्ट पेपर पे आपने कोई डायग्राम बनाया है और लिखा है, आपने सोच के बना लिया और आप कक्षा में ले गए, लेकिन आपने उसको ये चेक नहीं किया कि मेरी कक्षा का आकार कितना है, मेरी कक्षा का आकार इतना बड़ा है कि अंतिम बेंच पे बैठा हुआ विद्यार्थी क्या उसको वो चित्र साफ दिख रहा है। मान लो चित्र दिख भी रहा है, लेकिन चित्र के साथ जो आपने तीर लगा करके कुछ लिखा हुआ है, इंडिकेटर्स के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश की है, वो उसको साफ दिख रहा है या नहीं। तो खुद भी आपको परीक्षण करना होगा, खड़े होकर देखना होगा कक्षा में पीछे कि वहाँ से मुझे दिखता है या नहीं, वो अक्षर का आकार और बड़ा करना पड़ेगा या नहीं। तो प्रीव्यू का मतलब ये है। प्रिपेयर द एनवायरनमेंट, सेटअप योर क्लासरूम फॉर ग्रुप वर्क। अगर आपको ग्रुप एक्टिविटी करानी है आप सेट करते हैं। आपकी बेंच जनरली किस तरह पड़ी होती है कि शिक्षक यहाँ से पढ़ा, जैसे मैं आपको देख करके पढ़ा रहा हूँ और आप उधर से मुझे देख करके सुन रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि लगभग 30 या 35 विद्यार्थियों की या 50 विद्यार्थियों की कक्षा मुझे देख रही है और मैं देख रहा हूँ। इसमें ग्रुप वर्क कैसे होगा? तो आप टेबल को उस तरीके से अरेंज करते हैं कि 4 या 6 विद्यार्थी आमने सामने की स्थिति में बैठ करके बात कर सकें, क्योंकि आपको ऐसी एक्टिविटी कंडक्ट करनी है। प्रिपेयर का मतलब ये होगा प्रोवाइड द एक्सपीरियंस, गाइड स्टूडेंट्स एज दे यूज द टूल्स। आप बच्चों को एक्सपीरियंस दीजिए, उनको गाइड करिए कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। रिक्वायर प्रैक्टिस, लेट देम सॉल्व प्रॉब्लम्स विद द टाइटल्स। फिर उनको आप प्रॉब्लम दीजिए,
और उनको प्रैक्टिस करने का पूरा मौका दीजिए। एंड लास्ट वन इज प्रमोट रिफ्लेक्शन, आस्क देम व्हाट दे लर्न, आपने कैसे सीखा, आपने क्यों इसमें क्यों ऐसा हुआ, ऐसे क्वेश्चंस पूछने चाहिए जिससे कि विद्यार्थी चिंतन के लिए मजबूर हो, उनको सोच करके उत्तर देना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, इफ यूजिंग एन ऑनलाइन क्विज कन्फर्म स्टूडेंट्स कैन एक्सेस द प्लेटफॉर्म बिफोर द लेसन। कोई ऑनलाइन क्विज आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले आप चेक कर लें कि विद्यार्थी आप प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं, लिंक क्लिक करके उससे जुड़ पा रहा है कि नहीं, कोई उसके कोई टेक्निकल दिक्कत तो नहीं है, तब उसके साथ ऑनलाइन क्विज को आप इम्प्लीमेंट करें। प्रिपेयर लैपटॉप्स और टैबलेट्स बिफोरहैंड फॉर स्टूडेंट्स टू यूज ड्यूरिंग क्लास एक्टिविटीज़। लैपटॉप या टैबलेट अगर क्लासरूम में यूज़ करना चाहते हैं तो पहले एक बार उसको चेक कर लें, जो प्रोग्राम उसमें आपको डालना है, जो बच्चों को शो करना है, उसको आप पहले देख लें। फिफ्थ स्टेप इज रिक्वायर लर्निंग पार्टिसिपेशन, engaging students. Assure your design activities that get students involved, not just listening. This step also builds confidence. When students wrestle with a concept and succeed, they own it. Role is to facilitate, not dominate. Ask questions, spark discussions, and let them shine. बिल्कुल साफ तौर पे कहा गया है कि जब भी विद्यार्थियों के बीच आप हों, आप बच्चों के बीच में आप ये इंश्योर करें कि बच्चे उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। बच्चों को प्रश्न पूछने का मौका दीजिए, बच्चों को जहाँ कठिनाई हो रही है उनको ये अवसर दीजिए कि अपनी कठिनाई वो आपसे साझा कर सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कक्षा के विद्यार्थी आपस में भी संवाद करें, चर्चा परिचर्चा करें, और उसमें आप एक फैसिलिटेटर की तरह उनको सिखाने की कोशिश करें। आपका रोल फैसिलिटेटर का है। लर्निंग शुड बी एक्टिव, नॉट पैसिव। Engage learners actively through discussions, group activities, question answer sessions और hands on practice। बिल्कुल आप खुद भी कुछ क्वेश्चंस पूछिए और उनको कक्षा की गतिविधियों में एंगेज करिए। आप देखिए कौन से विद्यार्थी आपकी कक्षा में निष्क्रिय दिख रहे हैं, परिचर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं, आपकी बात सुनने में ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनसे आप कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जिससे कि वो भी कक्षा में ध्यान देने लगे। तो पूरा वातावरण कक्षा का आपका सक्रिय होना चाहिए। और आप शिक्षक होना, जब शिक्षक के रूप में आप कभी कक्षा में आपने पढ़ाया होगा या पढ़ाएंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कौन सा विद्यार्थी आपको नहीं सुन रहा। स्ट्रैटेजीज की अगर हम बात करें, बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन थिंक पेयर शेयर एक स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में आप पढ़िएगा। क्विजेज, कहूट या मेंटीमीटर, ये हमारा एक ऑनलाइन आईसीटी टूल है जिसके माध्यम से हम एक्टिवली बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। कुछ हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ के माध्यम से भी उनको आप इंगेज कर सकते हैं। For example, after showing a video on climate change, ask students to debate possible solutions. आप कुछ वीडियो दिखा दीजिए क्लाइमेट चेंज पर, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, पर्यावरण का जो संकट हम सबके समक्ष है, और बच्चों से कहिए कि आप इस पर डिबेट कीजिए, क्या किया जाना चाहिए, जो किया जा रहा है सरकार के स्तर पर प्रयास या गैर सरकारी प्रयास, क्या वो पर्याप्त हैं, उनमें क्या चल रहा है, पूरी चर्चा इसमें हो सकती है। Now come to the last point, evaluate and revise. Assessing effectiveness, assess whether your instruction achieved its objectives through formative assessments or feedback. Assess learning outcomes through quizzes, reflections or projects. Revise your approach based on evaluation results. अब आप जो इंस्ट्रक्शन आप देना चाहते हैं, जो आपने दिया, उसको आप देखिए क्या वो ऑब्जेक्टिव्स के अनुरूप हो पाया। बच्चों से फीडबैक आप कलेक्ट कीजिए और उसके लिए क्विज़ेस का इस्तेमाल करिए। आप ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और जिससे आपको पता चले कि हाँ, मेरा इंस्ट्रक्शन, मेरे द्वारा किया गया शिक्षण प्रभावशाली था कि नहीं, और उसके आधार पर आप अपने इस इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को, अपने मटेरियल को, अपने व्याख्यान को और बेहतर बना सकते हैं। गैदर स्टूडेंट फीडबैक टू रिफाइन फर्दर लेसन्स। If students struggle with certain concepts, provide additional practice or modify your teaching method. अगर आपको लगता है कि आपकी कक्षा के विद्यार्थी कुछ विशेष प्रकरणों में संघर्ष कर रहे हैं, कठिनाई महसूस कर रहे हैं, अधिक गलतियां कर रहे हैं, उनको आप अलग से अभ्यास कराइए और
अपने शिक्षण विधि को अगर मॉडिफाई करना पड़े तो वो भी जरूर कीजिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ द एश्योर मॉडल, फ्यू एग्जांपल्स आर ऑन स्क्रीन। K-12 education, higher education, corporate training, incorporate multimedia resources to make lessons engaging for younger students। इसमें हम ICT का यूज़ करके, मल्टीमीडिया का यूज़ करके लेसन को एंगेज बना सकते हैं, पूरी संभावना रहती है। यूज़ ऑनलाइन मॉड्यूल्स टेलर्ड टू कॉलेज लर्नर्स नीड। उच्च कक्षा स्तर पर भी जो हमारे कॉलेज लर्नर हैं उनके लिए मॉड्यूल्स को हम कस्टमाइज कर पाते हैं इस मॉडल के माध्यम से, इसलिए इसका उपयोग बहुत आसानी से संभव है। अप्लाई द मॉडल टू डिज़ाइन प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप्स, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। एक उदाहरण के तौर पे हमने आपकी स्क्रीन पे इसको लिखा है कि साइंस का लेसन अगर पढ़ाना है वाटर साइकिल का, तो स्टूडेंट्स आर 10 to 12 year olds with mixed learning styles. Some students have prior knowledge from earlier grades while others do not. फिर हम एक ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। स्टूडेंट विल आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब द स्टेजेस ऑफ वाटर साइकिल विथ 90% एक्यूरेसी इन ग्रुप डिस्कशन। मीडिया हम सेलेक्ट करते हैं, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग विद डिस्कशन। मीडिया मेथड सेलेक्ट किया, मीडिया हमने सेलेक्ट किया एनिमेटेड वीडियो ऑफ द वाटर साइकिल, पावर पॉइंट स्लाइड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इंटरेक्टिव वाटर साइकिल सिमुलेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मटेरियल में हमने कहा पोस्टर्स ले सकते हैं, वर्कशीट ले सकते हैं, वाटर रिलेटेड लैब एक्सपेरिमेंट्स भी कंडक्ट कर सकते हैं। और फिर हमने प्ले किया एनिमेटेड वीडियो, टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया, पोस्टर्स और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से एक्सप्लेन भी किया चौथे स्टेप में, और हमने हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट भी कराए ये दिखाने के लिए कि वाष्पोत्सर्जन कैसे हो रहा है, इवेपोरेशन कैसे हो रहा है, कंडेंसेशन कैसे हो रहा है। फिर स्टूडेंट ने ग्रुप में काम भी किया अगले स्टेप में, वाटर साइकिल के मॉडल से जुड़ी ड्राइंग्स बनाई, फिजिकल मॉडल्स भी बनाए, और उन्होंने अपनी फाइंडिंग को क्लास में प्रेजेंट भी किया, और अंत में एक क्विज के माध्यम से उनकी समझ को जांचा भी गया। कंडक्ट ए क्विज टू असेस अंडरस्टैंडिंग, कलेक्ट स्टूडेंट फीडबैक टू इम्प्रूव द लेसन फॉर फर्दर क्लासेस, रिवाइज द मेथड इफ स्टूडेंट्स स्ट्रगल विथ ए कॉन्सेप्ट। अगर बच्चों को दिक्कत हो रही है तो मेथड को फिर रिवाइज किया, विजुअल एड्स को ऐड किया गया। इस तरीके से वाटर साइकिल को पढ़ाया जा सकता है। ये एक उदाहरण हमने आपके सामने रखा। ये स्ट्रेंथ्स हैं। हमने कहा कि सिस्टमैटिक अप्रोच इंश्योर्स कॉम्प्रिहेंसिव लेसन प्लानिंग, दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ एश्योर मॉडल। एम्फेसिस ऑन लर्नर्स एनालिसिस मेक्स इंस्ट्रक्शन मोर इफेक्टिव, दिस इज ऑल्सो वन स्ट्रेंथ। इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनहांसेस एंगेजमेंट, बच्चे अधिक सक्रियता से, सहभागिता से सीखते हैं, यह भी स्ट्रेंथ है। और लिमिटेशंस आर टाइम इंटेंसिव प्रोसेस में चैलेंज एजुकेटर्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज, बिल्कुल समय लग सकता है और कभी कभी रिसोर्सेज भी समस्या पैदा करते हैं। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी अवेलेबिलिटी कैन बी रिस्ट्रिक्टिव इन सम कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल कुछ संदर्भों में तकनीकी उपलब्धता ना होने से भी कठिनाइयाँ होती हैं। तो आज विद्यार्थियों आपने ये समझा कि किस तरीके से एश्योर एक पावरफुल टूल है जिससे अपने लेसन को डिज़ाइन कर सकते हैं, जिनके 6 स्टेप्स की मैंने चर्चा की। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो हमसे ज़रूर साझा करें। आपने ध्यानपूर्वक सुना, समय दिया, धन्यवाद।